गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन जीएसजी विद संजय सर्स यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगस्त मंथ के करंट अफेयर पार्ट वन का मतलब जो फर्स्ट 10 डेज होंगे उनके करंट अफेयर आपको पार्ट वन में मिलेंगे। और अधिक जानकारी के लिए पीडीएफ के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली जीएसजीए विद संजय सर्स टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए 1 अगस्त के करंट अफेयर को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है पंजाब ने जिसपे बैन लगाया था, खास करके आपके जैसे बुल कार्ट रेसिंग हो गया, ठीक है, बैलों की रेसिंग है, ट्रेडिशनल कबड्डी है, टेंट पिकिंग है। इन सब गेम्स पे जो पंजाब सरकार ने पहले बैन किया हुआ था या इनको रोका हुआ था, लिफ्ट किया, अब उसमें उस बैन को क्या कर लिया है, लिफ्ट कर लिया गया है, उठा लिया गया है। क्लियर? तो नेक्स्ट जरा बात कर लेते हैं कहाँ-कहाँ पे हुआ है भाई। स्टेट पंजाब है, जुलाई 25 में इसको किया गया है, लास्ट डे ऑफ 30 31 ऑफ जुलाई। हेरिटेज स्पोर्ट्स जैसे कि कौन-कौन से हैं, बुलक कार्ट रेसिंग है, ट्रेडिशनल कबड्डी है। लीगल बेसिस अगर बात की जाए तो यहाँ पर लीगल बेसिस आपको देखने को मिला प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल एक्ट के तहत यहाँ पर किया गया है, और 2014 का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का उसके अगेंस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट। क्लियर? किस राज्य ने किया है, तो पंजाब ने किया है, स्टेट जिसने यहाँ पर हेरिटेज स्पोर्ट्स को यहाँ पर किया है। उसके अलावा बात करोगे यहाँ पर तो इकोनॉमिक बेनिफिट ऑब्वियस सी बात है, बताया जा रहा है कि 15 से 20% तक यहाँ पर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर ये खेल फिर से आएंगे तो इनसे जुड़े हुए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी यहाँ पर मार्केट में आएंगे। जैसे कि रूरल क्लस्टर्स जहाँ पर होते हैं, जहाँ खेले जाते हैं, बठिंडा है, पटियाला है, इन सब क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। वेट टीम्स बनाई जाएंगी, ड्रोन से एआई मॉनिटरिंग करी जाएगी, एंटी क्रुएलिटी कोड बनाए जाएंगे, मतलब अ, पशुओं पर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई क्रूरता ना हो उसको रोकने के लिए यहाँ पर चीजें करी गई हैं। 1997 में इसको बैन किया गया था। कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, बुलक कार्ट रेसिंग है, कबड्डी है, टेंट पिकिंग, अदर यहाँ पर स्पोर्ट्स आपको देखने को। पंजाब में अगर बात करोगे तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री खास करके जलंधर लुधियाना जैसे क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है, जिसमें 35,000 से अधिक एम्प्लॉयमेंट, 35,000 लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देती है इंडस्ट्री। अगर ये खेल फिर से रिवाइव हो रहे हैं, इन पर बैन हट रहा है, तो 15 से 20% यहाँ पर इकोनॉमिक बूस्ट देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करी जाए कौन कौन से क्षेत्र है, बठिंडा है, पटियाला है, मनसा है, संगरूर है, और एआई से मॉनिटरिंग करी जाएगी। उसके अलावा ड्रोन से मॉनिटरिंग, और विप जो कि यहाँ पर चाबुक होता है उसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्स ड्रग्स इनको बैन किया गया है। वेटनरी टर्म्स एनिमल्स के लिए लाए गए हैं, इवेंट कैंप बनाए जाएंगे, कंपलसरी ट्रेनिंग की जाएगी सेफ प्रैक्टिसेस को, और इसमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को यहाँ पर जो है जोड़ा गया है। अच्छा, बैन ओरिजिन कहाँ से कर रहा है, ये 2014 में अभी रिसेंटली अगर आपको पता होगा, जलीकट्टू जो यहाँ पर साउथ में एक स्पोर्ट्स होता है, ठीक है, उस पर यहाँ पर बैन लगाया गया था। अल्टीमेटली बहुत सारे इसमें बात करी जा रही है कि जो बुल्स होते हैं उनको यहाँ पर अनऑथराइज तरीके से उनके ट्रीट किया जाता है और उनको यहाँ पर मारा जाता है। बट देखो आपका एक ट्रेडिशनल कल्चर अलग तरीके तरीके से यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर वेलफेयर एनिमल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से वर्सेस ए नागराजा की तरफ से ये वर्डिक्ट आया था कि इन सभी खेलों को यहाँ पर बैन कर दिया जाए, ठीक है। चलिए चैलेंजेस क्या हैं? अब देखो एथिकल चीज़ें भी यहाँ पर बैलेंस करना है, कल्चरल राइट्स को साथ-साथ में यहाँ पर एनिमल वेलफेयर को भी, कि क्रुएलिटी ना हो, इस तरह से उनको जबरन तरीके से ना खिलाया जाए, मिनिमम उनको हार्म हो। तो पेटा का एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया गया है। वे फॉरवर्ड क्या है भाई, स्टेट हेरिटेज स्पोर्ट अथॉरिटी बनाई जाए, ट्रेडिशनल खेलों को भी यहाँ पर खेलो इंडिया के द्वारा इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है? खेलो इंडिया की बात हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में करेंगे। बहुत सारे यहाँ पे रिसेंटली बहुत सारे खेलो इंडिया के गेम्स भी हुए हैं। रिसेंटली यहाँ पर देखोगे तो प बिहार में कंडक्ट हुए थे लेटेस्ट। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम लोग चलें, तो रिसेंटली जो बैंक क्रेडिट है, कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जो बैंक से उधार मिलता है अलग-अलग स्टेक होल्डर्स को, जैसे कि एग्रीकल्चरल फील्ड में, इंडस्ट्री में, सर्विस में, उसमें आपको कमी देखने को मिली है। तो यहाँ पर आरबीआई की रिपोर्ट है, जिसने इंडिकेट किया है कि पहले यहाँ पर पिछले साल 13.8% क्रेडिट ग्रोथ चल रही थी, अभी वो घट के 10.2% यहाँ पर ईयर ऑन ईयर यहाँ पर जो है आपको देखने को मिला है। डिक्लेरेशन स्पैन ऑल मेजर सेक्टर्स अगर बात करी जाए, चाहे एग्रीकल्चर की, आप कृषि क्षेत्र की बात कर लें, चाहे आप इंडस्ट्रीज की बात कर लें, चाहे आप सर्विसेज की बात कर लें, चाहे पर्सनल लोन की बात कर लें। तो रिसेंटली अगर आप बात देखोगे यहाँ पर 2024 से लेके, ठीक है, सेम जून के ही 2024 में और जून के ही 2025 में यहाँ पर पहले 2024 जून में 13.8 था ओवरऑल क्रेडिट, जो कि घट के 10 दशमलव, मतलब सभी क्षेत्रों का मिला के यहाँ पर बात हो रही है, 10.2% बचा हुआ है, 10.2% बचा हुआ है। वहीं पर अगर बात करी जाए एग्रीकल्चरल अलाइड से रिलेटेड बात करी जाए, एग्रीकल्चर अलाइड का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर तो ऑब्वियस सी बात है, बीज के लिए यहाँ पर लोन लेते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल पंप के लिए, ठीक है, या ट्रैक्टर के लिए इस तरह का लोन लेते हैं। अलाइड में जैसे पिसिकल्चर हो गया, मछली पालन हो गया, ठीक है, हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है, एपीकल्चर हो गया, उन सभी के लिए यहाँ पर क्या होता है, लोन दिए जाते हैं, पशुपालन के लिए भी, अलाइड एक्टिविटीज के लिए भी। उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी, 17.4% से गिर के 6.8% यहाँ पर हो गया है। इंडस्ट्री में भी शार्पली आपको चीजें देखने को मिली है। क्यों देखने को मिली, उस पर आगे हम लोग बात करेंगे। एमएसएमई और इंजीनियरिंग सेक्टर्स जो है यहाँ पर लार्जली यहाँ पर घटे हैं।
ठीक है? तो यहाँ पर एलाइड सेक्टर की अगर बात करी जाए और सेक्टोरल ग्रोथ अगर हम लोग देखें यहाँ पे सेक्टोरल ग्रोथ में यहाँ पर एक स्लो डाउन इसलिए आया है क्योंकि अ, आपका रिसेंटली इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, उस पे बात करेंगे। ठीक है? इंडस्ट्रीज़ में अगर बात करी जाए तो 7.7 से घटकर 5.5 एमएसएमई देखने को मिला है। तो जो एमएसएमईज़ हैं, मीडियम, स्मॉल यहाँ पर ठीक है? एंटरप्राइज़ेज़ की बात करी जाए तो उसमें स्टडी देखने को मिल रही है। जैसे कि इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, टेक्सटाइल है, यहाँ पर एक्सेलरेट डिमांड तो दिख रही है, थोड़ी-थोड़ी दिख रही है बट ठीक है? सर्विस सेक्टर में बात करी जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, 15.1% से लेके 9.6% यहाँ पर आपको घटते हुए देखने को मिल रहा है। खासकर जो एनबीएफसीज़ हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ जो हैं, उसका क्रेडिट यहाँ पर आपको घटते हुए देखने को मिला। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ क्या होती हैं? ये शैडो बैंकिंग करती हैं। कैसी बैंकिंग करती हैं ये? ये शैडो बैंकिंग करती हैं। शैडो बैंकिंग कहने का मतलब क्या है? ये बैंक की तरह काम करती हैं, लेकिन ये 2 में से कोई एक काम करती है, ठीक है ना? यूजुअली बैंक जो होता है, ठीक है? बैंक की जो डेफिनिशन है, बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट द डिपॉज़िट एंड ग्रांट द लोन। लोन देगा और एक्सेप्ट करेगा डिपॉज़िट, ठीक है? दोनों में से कोई एक कार्य यहाँ पर करता है एनबीएफसी। या तो वो एक्सेप्ट करेगा, या तो वो लोन देगा, या तो डिपॉज़िट एक्सेप्ट करेगा या तो लोन देगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्रेडिट लाइन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिली। पर्सनल लोन भी यहाँ पे 6.6 से घटकर 14.7 देखने को मिल रहा है। कॉशन क्यों आया बोरोइंग में? एक तो हाई लेंडिंग रेट चल रहा है राइट नाउ, इन्फ्लेशन का बहुत प्रेशर है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स में अनसर्टेनिटीज़ आपको देखने को मिल रही है। विश्व में जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अस्थिरता देखने को दिख रही है। जैसे कि अभी रिसेंटली यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, उसके बाद में इज़राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट या इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट या इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला जिसमें इंडिया के पहलगाम में 26 लोगों को 25 लोगों को निहत्थे लोगों को यहाँ मारा गया। उसके अगेंस्ट में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है? जिसके लिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं 30 बार विश्व मीडिया पे आके बता रहे हैं कि भाई उन्होंने रोका बट इंडिया ने यहाँ पर इंडिया की पार्लियामेंट ने खास करके इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर पार्लियामेंट में आके डायरेक्टली यहाँ पर कह दिया कि विश्व के किसी भी नेता ने यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर नहीं कहा है कि हम इस वॉर को यहाँ पर नेगोशिएट नहीं किया है। क्लियर है? और अभी रिसेंटली टैरिफ के यहाँ पर टैरिफ टेरर चल रहा है ट्रम्प का, ठीक है? जिसमें इंडिया पर पहले 25% टैरिफ लगाया गया था, अभी उसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। तो ये अनसर्टेनिटीज़ ग्लोबल मार्केट में आई हुई हैं, इसकी वजह से ये ग्रोथ रेट और लेंडिंग रेट भी अब यहाँ पे इसके प्रभाव में देखने को मिल रहे हैं। एग्रीकल्चर में देखोगे तो रिफ्लेक्ट कर रहा है अनसर्टेनिटीज़ क्योंकि प्राइस बढ़े हुए हैं और मॉनसून जो है वो कैसा है प्री मॉनसून स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा था, ठीक है? किसकी वजह से? अ, अल नीना की वजह से, ठीक है? अल नीना सॉरी ला नीना स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पर बताया गया था कि मॉनसून बेटर आएगा, वो भी हुआ भी ऐसा भी। बट इसकी तरफ से क्लाइमेट चेंजेस की वजह से बहुत सारे भारत के क्षेत्रों में लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स, ठीक है? बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इंडस्ट्री में कॉशन एमएसएमईज़ में चलो बेटर कर रहे हैं। टेक्सटाइल में अगर बात करोगे तो रिसेंटली पीएम मित्रा में यहाँ पर 7 के 7 स्टेट के अंदर पीएम पार्क जो थी, वो भी यहाँ पर अलॉट कर दी गई हैं, उसके बारे में नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ों पर देखने को मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। पुष्पेंद्र सिंह सर जो हैं वॉइस चीफ आर्मी स्टाफ यहाँ पर बनाए गए हैं। वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहाँ पर बनाए गए हैं। किस स्पेशल फोर्सेस से हैं? पैराशूट कमांड यहाँ पर रेजिमेंट से आपको देखने को मिलेंगे। 4th बटालियन पैराशूट यहाँ पर रेजिमेंट के साथ में स्पेशल फोर्सेस के साथ में 1987 से अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। सदर्न आर्मी कमांड में आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा आप यहाँ पर बात करोगे तो वेरियस ऑपरेशंस जैसे कि ऑपरेशन पवन जो कि चलाया गया था कहाँ पर? ऑपरेशन पवन जो है वो चलाया गया था श्रीलंका में लिट्टे, अगर आपको पता होगा श्रीलंका में यहाँ पर चलाया गया था। क्लियर है? उसके अलावा बात कर लीजिए तो ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में चलाया गया था। ठीक है? तो इस तरीके से इनकी भूमिका यहाँ पर देखने को मिली है। ऑपरेशन जैसे बहुत सारे ऑपरेशन जैसे कैक्टस लिली है 1971 में इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के बीच में हुई थी। उसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार अगर आपको पता होगा क्लीन अप किया गया था हरमिंदर साहब जो कि अमृतसर पंजाब में है 1984 में 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसके अलावा बात करोगे ऑपरेशन मेघदूत सेम ईयर 1984 सियाचिन ग्लेशियर को यहाँ पर इलीगली ऑक्यूपाई किया था पाकिस्तान ने, जिसको इंडियन सोल्जर्स ने यहाँ पर क्या किया था, इवैक्यूएट करवाया था यहाँ से, उनको खदेड़ दिया था यहाँ से, उनको हटा दिया था। इस प्रकार से अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर ऑपरेशन पवन जैसे मैंने बताया अभी आपको कि जाफना जो कि श्रीलंका में है वहां पर लिट्टे का कंट्रोल हो गया था, उसको यहाँ पर इंडिया ने छुड़वाया था। नेक्स्ट अगर बात करें जाए तो बहुत सारे अदर रिसेंटली जैसे ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर रिसेंटली चलाया गया, ठीक है? ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो चलाया गया 2008 में, ठीक है? मुंबई महाराष्ट्र में जो कि 26/11 के अटैक्स हुए थे उस समय। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, ठीक है? ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था, आपको पता होगा। यूक्रेन से इवैक्यूएशन किया गया 2022 में जब यूक्रेन रशिया वॉर एस्केलेट हुई थी, ठीक है? ऑपरेशन सिंदूर तो अभी चल रहा है, ऑपरेशन महादेव जिसमें 3 जो टेररिस्ट थे उनको भी यहाँ पर जो है मार गिरा दिया गया है।
तो ये सारे ऑपरेशंस थे जिसमें मैंने यहाँ पर आपका ध्यान दिलाया है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बात करोगे तो दिसंबर 1987 में इन्होंने 4th बटालियन को जॉइन किया था। इनमें इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस में भी पार्टिसिपेट किया, लाइक ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत, ऑर्चिड, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ऑपरेशन यहाँ पर रक्षक भी यहाँ पर जो है जम्मू एंड कश्मीर चला गया, तो उसमें भी इन्होंने ऑपरेट किया था। मॉडर्नाइजेशन पे इनका ज़्यादा फोकस यहाँ पर है, अगर बात करोगे जैसे कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर्स जो हैं, मतलब जल्दी-जल्दी एक्वायर किए जाएँ, जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट है उनको जल्दी से यहाँ पर भारतीय सेना को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। खास करके आत्मनिर्भर बने भारत, जैसे कि अर्जुन टैंक यहाँ पर फोकस करा जा रहा है कि अर्जुन टैंक को लाया जाए। आर्मी के 5.0 विजन लाया गया है। उसके अलावा अग्निपथ पे भी यहाँ पर रिफॉर्म्स में इनका रोल रहा है। ठीक है? हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, ग्रीन ज़ोन ऑपरेशंस, इन पे यहाँ पर इनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मेजरली अब देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सेकंड इन कमांडेंट है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद है। तो ये ऑपरेशंस को, लॉजिस्टिक्स को, ऑर्गेनाइजेशन लेवल की कैपेसिटी को यहाँ पर ये एनहांस करेंगे और एनहांस करेंगे। और कॉन्टेक्स्ट पे अगर बात करी जाए राइट नाउ, तो इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट अभी देखने को मिल रहा है। बट रिसेंटली अगर आप देखोगे तो चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प तो काफ़ी करी, लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पर ब्रिक्स कंट्रीज़ एक होने की बात कर रही हैं, जिसमें अगर बात करोगे तो रशिया, चाइना, इंडिया, ये एक साथ आने की बात कर रहे हैं अगेंस्ट द ट्रम्प टैरिफ टेरर। जो ट्रम्प का टैरिफ चल रहा है ना, उसके अगेंस्ट। चलिए देखते हैं आगे। और इसमें रिसेंटली बात ये भी हुई है कि इस साल के अंत तक व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा जो है वो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाइना जा सकती है। कहने का मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो चाइना एससीओ के लिए मीटिंग में जा सकते हैं। उसके अलावा क्वाड्स की मीटिंग के लिए अब डोनाल्ड ट्रम्प भारत आएँगे। उसके अलावा इस साल के अंत में आपको जो है देखने को मिलेगा कि व्लादिमीर पुतिन भी भारत आएँगे। तो देखिए बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स में यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं। उन पे भी हम लोग डिटेल में यहाँ पर बात करते रहेंगे। 1 अगस्त को यहाँ पर कमोडोर वर्गीस मैथ्यू, इन्होंने इंचार्ज लिया है नवल ऑफिसर इन चार्ज के रूप में यहाँ पर लिया है। तो इनकी एक्सपर्टीज़ है, बेसिकली अगर बात करोगे एक्सपर्टीज़ की, अगर बात करोगे यहाँ पे, तो केरला में चार्ज लिया है। उसके अलावा किस वॉरशिप में केरला शिपयार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, ठीक है? विक्रांत यहाँ पर बात करी जाए, कमीशन किया गया था सदर्न नवल कमांड में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए, गनरी में, मिसाइल वॉरफेयर में, नेविगेशन में, डायरेक्शन में इनकी एक्सपर्टीज़ है। स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, कोच्चि सदर्न नवल कमांड हेडक्वार्टर, कोच्चि शिपयार्ड, आईएनएस विक्रांत। इंडिया के पास में राइटली अगर बात करोगे तो 130 प्लस इंडिया के पास में करंटली जो है आपके शिप्स हैं, जिसमें अलग-अलग फ्रिगेट्स हैं, ठीक है? वो हम आगे आपसे बात करेंगे। तो नेक्स्ट ये सारी बातें हो गई आपकी, ठीक है? आईएनएस विक्रमादित्य 2 हमारे पास यहाँ पर क्या है, युद्धपोत हैं। युद्धपोत का नाम मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, क्लियर? तो सागर पे फोकस किया जा रहा है। सागर फोकस क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। नेक्स्ट इनका रोल क्या रहेगा? ऑपरेशनल रेडीनेस रहे, मैरीटाइम डोमिनेंट किया जाए, डोमेन में सर्विलांस यहाँ पर जो है और ज़्यादा ही मजबूत हो, मैरीटाइम में एआई बेस्ड यहाँ पर पूरा रोबस्ट सिस्टम बनाया जाए, इंडिजिनस सिस्टम बनाया जाए, जैसे कि ट्रॉपेक्स है, सागर प्रहरी बाल है, ठीक है? फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस बनाया जाए कोच्चि और यहाँ पे वेजिंगम में, ठीक है? वेजिंगम अभी रिसेंटली यहाँ पर ओपन पोर्ट यहाँ पर बनाया गया है रिसेंटली। ब्लू इकोनॉमी पे फोकस किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पे। रिसेंटली 31st ऑफ जुलाई को इंडिया में इंडियन नवल शिप हिमगिरी, ठीक है? जो कि नीलगिरी क्लास की प्रोजेक्ट 17 ए की सीरीज में यहाँ पर जो है बनाई गई है, स्टेल्थ है। इसमें टोटल 7 यहाँ पर नवल नेवी की यहाँ पे स्टेल्थ फ्रिगेट बनाई जानी है, 7, जिसमें से ये थर्ड है, टोटल 7 बनाई जानी है, ठीक है? बनाया किसके द्वारा गया है इसको? ग्रीन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग, जीआरएसई के द्वारा बनाया गया है, ठीक है? जो कि कहाँ पर बेस्ड है? कोलकाता बेस्ड है। 21,833 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के साथ में इसको बनाया गया था। और इसमें 75% के आसपास जो कल पुर्जे लगे हुए हैं वो पूर्ण रूप से भारतीय हैं, तो इसलिए ये 75% आपको जो है देखने को मिलेगी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको यहाँ पर डेवलप किया गया है। एक्टिवली अगर बात करोगे तो बहुत सारी क्लासेस आपकी सबमरीन की क्लासेस हैं हमारे पास में, ठीक है? और अगर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे हाँ, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट थोड़ा इसको देख लेते हैं ज़रा। हिमगिरी क्लास स्टेट ऑफ आर्ट नीलगिरी स्टेल्थ फ्रिगेट बिल्ट अंडर द प्रोजेक्ट 17A जीआरएसई कोलकाता के द्वारा यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल्स के साथ में, एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज के साथ में, ठीक है? सरफेस टू एयर मिसाइल आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है? लो रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये आपको देखने को मिल रहा है आईएनएस नीलगिरी। तो चलिए, ये सारी बातें हिंदी में भी लिखी गई, हिंदी इंग्लिश दोनों हो सकते हैं चीज़ें, तो आप इत्मीनान से इसको पढ़ पाएँगे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए, तो आईएनएस हिमगिरी एंड प्रोजेक्ट 17 ए पूरी डिटेल में सारी चीजें आपके पास में आएंगी। ये 7th स्टेल्थ फ्रिगेट है। फ्रिगेट क्या होता है एक्चुअली? ये क्या करते हैं? स्कॉट करते हैं। स्कॉट करने का मतलब क्या है? युद्धपोत के साथ साथ चलते हैं, ठीक है? ताकि युद्धपोत को किसी प्रकार से, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ना, जिससे एयरक्राफ्ट यहाँ पर उड़ते हैं, ठीक है?
उनको यहाँ पर कोई हानि ना पहुँचा सके। तो अपने आप में ये स्टेल्थ होते हैं, हाइड हो सकते हैं, छिपे हो सकते हैं, रडार में ज़्यादा इसका पता लगाना मुश्किल होता है, अपने आप को ये रडार से बाहर भी रख सकते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग स्टेट ऑफ आर्ट स्टेल्थ सर्विल, यहाँ पे सर्वाइवबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, कॉम्बैट देखने को मिलेगा, उसके साथ में जनरेशनल लीप भी देखने को मिलेगा। मतलब ये जनरेशन बाय जनरेशन अपने आप को एडवांस करते जा रहे हैं। 21,833 करोड़ मतलब 21,833 करोड़ रुपए में इसको यहाँ बनाया गया है। कोलकाता के जीआरएस की मीन्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग के द्वारा यहाँ पर इसको डेवलप किया गया है। टोटल ऑटोनॉमी के थ्रू इसको बनाया गया है, ताकि अगर बात करी जाए तो इंडिया सेल्फ रिलायंस डेवलप कर सके, अपना रिड्यूस कर सके डिपेंडेंसी फॉरेन सप्लायर्स पे। उसके अलावा सी लाइन कम्युनिकेशन इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे मैरीटाइम मतलब समुद्री क्षेत्र में, रीजन में अगर आप देखोगे समुद्र के क्षेत्र में, वहां पर चाइना हमको यहाँ पर चैलेंज कर सकता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर एडवांस हो रहे हैं। 75% यहाँ पर जो है डेवलप किया गया है, और 200 एसएमईज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। 200 एसएमईज का मतलब क्या है? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10,000 लोगों को, 4,000 लोगों को डायरेक्टली और 10,000 लोगों को अल्टीमेटली यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट देखने को मिला है। अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया गया है, ठीक है, यूपीएससी प्री में। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसकी डायमेंशंस कितनी है भैया। तो 149 मीटर की लेंथ आपको देखने को मिलेगी, विड्थ जो है 17.8 मीटर की देखने को मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट जो है मतलब ये कितना पानी हटाएगा, टोटल 6670 टन, ठीक है। टॉप स्पीड इसकी जो है 28 नॉट्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको देखने को मिलती है। प्रोपल्शन क्या है इसमें? कंबाइंड है, डीजल गैस दोनों से चलेगा, ठीक है, डीजल गैस दोनों से चलेगा। कौन कौन सी आर्मामेंट आपको देखने को मिलेगा? सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सुपरसोनिक स्पीड पे चलेगी, ठीक है। मीडियम रेंज, लो रेंज, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर में मारा करने वाली, ठीक है। उसके अलावा 76 की मेन गन है, 33 की यहाँ पर क्लोज इन वेपन आपको देखने को चीजें मिलेंगी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। 2020 में इसको ऑर्डर दिया गया था, लॉन्च किया गया था, 2025 में ये बन के तैयार हो गई है। चलिए, और अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमें क्यों चाहिए, तो ये सारी बातें आप देखें, इसको इत्मीनान से वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर किया जा रहा है। अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे यहाँ पर शिप बिल्डर्स कंपनीज हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर की बात करें, जैसे कि कोची सीएसएल, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची केरला में आपको देखने को मिलती है। 1972 में इसको बनाया गया था। लार्जेस्ट शिपयार्ड है इंडिया के अंदर, बिल्ड करना, रिपेयर करना, ठीक है। इंडियंस जैसे कि विक्रांत और विक्रमादित्य, भारत के पास में अगर बात करोगे तो 135 करंटली जो है टोटल नेवी फ्लीट है, ठीक है। जिसमें से अगस्त में बात कर रहा हूँ मैं आपको, इसको एक्सपेंशन करने की बात करी जा रही है कि 50 150 160 जो है वो कोशिश कर लिया जाएगा कि 2030 तक हमारे पास में यहाँ पर डेवलप हो जाए, और 2035 तक हमारे पास में 200 फ्लीट के आसपास यहाँ पर जो है 2035 तक हमारे पास में यहाँ पर हो जाए। क्लियर है टोटल? तो उसके अलावा अगर बात करोगे तो यहाँ पर आपको 135 टोटल फ्लीट करंटली देखने को मिलेगी, जिसमें अलग-अलग जैसे कि फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट कैरियर है, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स है, सबमरीन है, पेट्रोलिंग वेसल्स हैं, तो ये सारे-सारे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉयर्स जो डिस्ट्रॉय करेंगे, शिप या फ्रिगेट जो साथ-साथ चलेंगे, एस्कॉर्ट करेंगे, ठीक है, रक्षा करेंगे अल्टीमेटली इसकी। यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको नाम लिया एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, ठीक है। मडगांव शिप बिल्डर है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1934 में इसको यहाँ पर 1934 में बनाया गया था, नेशनलाइज किया गया था। 1960 में मुंबई में स्थित है ये, और स्टेल्थ फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, ये सब बनाने में स्पेशलाइजेशन इसका है, मॉडर्नाइजेशन करने में, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में। ग्रीन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स की बात करी जाए, कोलकाता वेस्ट बंगाल में 1934 में ये बना था, और बोथ कमर्शियल और मिलिट्री दोनों तरह के यहाँ पर फ्रिगेट्स और पेट्रोल वेसल्स बनाने में इसको महारत हासिल है। खास करके अभी ये काम कर रहा है 17A, इसकी तीसरी है हिम, यहाँ पर अभी मैंने जो आपको बताया हिमगिरी, ठीक है, आईएनएस हिमगिरी। तो उसके अलावा बात करोगे, हिंदुस्तान शिपयार्ड है विशाखापट्टनम में, ओल्डेस्ट है शिपयार्ड सबमरीन्स रिपेयरिंग सर्विसेज में। उसके अलावा गोवा शिपयार्ड है गोवा में, मडगांव, ठीक है, नहीं मडगांव नहीं है, ये है आपका वास्को द गामा गोवा, 1961 में बना था। उसके अलावा बहुत सारे आपके प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, तो ये प्राइवेट प्लेयर्स भी आपके सामने आ सकते हैं, जैसे कि लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस, सॉफ्ट शिपयार्ड और अदर्स। तो ये इस तरीके से आपको देखो क्या है, ये लास्ट में रिवीजन करने के लिए या प्रीलिम्स रिलेटेड, ठीक है, सारे फैक्ट पॉइंट आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे आईएनएस हिमगिरी, गार्डन जीआरएसई ने बनाया है, 21,833 करोड़ रुपए लगे हैं। स्ट्रेंथ इसकी ये है, कॉम्बिनेशन 75% इंडिया इंडिजिनस से बना हुआ है, कंबाइंड डीजल एंड गैस के द्वारा यहाँ पर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इस पर जवाब देते हुए यहाँ पर, कवच पर जवाब देते हुए यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है, जब मिनिस्ट्री से पूछा गया था अभी कवच कहाँ किस स्टेज में पहुंचा हुआ है, कवच है क्या चीज, पहले ये जान लेते हैं। इंडिया का इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है ये, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। मतलब दो ट्रेनें इस तरीके से अगर आ रही होंगी या आगे पीछे चल भी रही होंगी, तो अपने आप ये कोलाइजन को रोक सकता है, कहने का मतलब टकराव को ये रोक सकता है। कवच सिस्टम इसको इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। अभी रिसेंटली इसको जो है मथुरा कोटा स्ट्रेच में, जो कि दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर, यहाँ से दिल्ली से इस तरफ ऊपर थोड़ा सा, दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर को यहाँ पर मथुरा से
कोटा के बीच में इंस्टॉल किया गया है। इसको शील्ड कवच नाम से दिया गया है। इसको 4.0 से इसको यहाँ पर जो है अभी बोला जा रहा है। इंडिया का रोबस्ट इंडिजिनस रेलवे टेक्नोलॉजी है। आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है ताकि एक सेफर ट्रैवल, स्मार्टर ट्रैवल को यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया जा सके। अभी यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर, एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर क्यों है? क्योंकि इसमें ना दो बहुत सारे अलग-अलग कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि देखो, एक वे साइड इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि स्टेशन साइड लगता है, ठीक है? पूरा सिस्टम जिसमें कि सिग्नलिंग है, लोकोमोटिव इनपुट है, ठीक है? ऑन ट्रैक आरएफआईडी टैग्स, जो ट्रैक्स होते हैं, जो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ट्रैक्स होते हैं, ठीक है? जो रेलवे के इस तरीके से, ठीक है ना? पटरियाँ, उस पे भी यहाँ पर ट्रैकिंग में आरएफआईडी, ठीक है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर लगे होते हैं, ठीक है? उसके अलावा टावर्स भी लगे होंगे, ठीक है? जो यहाँ पर कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे। उसके अलावा ऑन बोर्ड मतलब जो लोकोमोटिव्स होते हैं, जो इंजन होता है ना, उसमें भी आपको कवच यूनिट लगाई जाती है, ड्राइवर मशीन इंटरफेस लगाया जाता है और इस तरीके से रीडर लगाया जाता है। क्लियर हो गया? तो इंडिया का अपने लेवल पे डेवलप किया गया। अच्छा, ये सेफ्टी किस तरह की इंटीग्रेट करता है? ये सेफ्टी इंटीग्रेट करता है SIL 4 लेवल की, ठीक है? SIL 4 लेवल की। इसको डेवलप किसने किया है? RDSO ने डेवलप किया है, लखनऊ बेस्ड है, ठीक है? लखनऊ बेस्ड है, इसने इसको डेवलप किया है। रिकॉग्निशन इसको मिल गया था कब? 2020, लेकिन इसको डेवलप करते-करते अभी यहाँ पर हम पहुँचे हैं। रिस्क अल्टीमेटली क्या है? इंडिया में इतने लोग डेली कम्यूट करते हैं, मतलब चलते हैं, ठीक है? अप्रॉक्सिमेटली अगर आप यहाँ पर बात करोगे, काफ़ी संख्या है, 23 मिलियन डेली। अब इनकी सेफ्टी को इंश्योर करना, एक्सीडेंट को इंश्योर करना, ह्यूमन एरर को रोकना, सिग्नल वायलेशंस को रोकना। अभी रिसेंटली आपको बालासोर हादसा याद होगा, जिसमें एक पैसेंजर ट्रेन जो है, फ्रिगेट ट्रेन पे चढ़ गई थी। उसके बाद में बहुत सारे लोगों की वहाँ पर 200 से अधिक लोगों की यहाँ पर डेथ देखने को मिली थी, ठीक है? और ऐसा कहा जाता है अगर कवर सिस्टम वहाँ पे होता तो अल्टीमेटली इस हादसे को रोका जा सकता था। सिग्नल पासिंग डेंजर्स, जो ये प्रिवेंशन सिग्नल्स, उन सबको सरकार ने यहाँ पर जो है ब्लॉक किया है। कोर टेक्नोलॉजी क्या है? आरएफआईडी। 1 किलोमीटर नियर जो सिग्नल्स होते हैं, उसको यहाँ पर ये देख सकता है। टेलीकॉम टावर्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है? लोको कवच यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, स्टेशन कवच लगाए जा रहे हैं। 708 स्टेशन को यहाँ पर कवर किया जा सका। टावर 619 और 5856 ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर डेवलप की जा चुकी हैं, ठीक है? तो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली भी ट्रेन को यहाँ पर एक इंटरलॉकिंग से यहाँ पर क्या कर सकता है? ये रोक सकता है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, दिल्ली मथुरा, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में मथुरा कोटा में यहाँ पर अभी इसको जो है इंस्टॉल किया गया है। अभी 2025 के डेटा के अनुसार इतने लोकोमोटिव्स में, इतने किलोमीटर्स में, इतना कितना किलोमीटर है भैया? 1548 किलोमीटर, 1107 लोकोमोटिव्स इंजन, मतलब 708 स्टेशंस और 35,000 किलोमीटर को अभी तक कवर किया यहाँ पर जाएगा 2030 तक एडिशनली, ठीक है? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इस तरीके से ये सिग्नल मीटिंग काम करता है। ये है आपका ऑन ट्रैक आरएफआईडी। सो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, आरडीएसओ ने इसको डेवलप किया है। इसके अलावा रेलवे मंत्रालय ने इसको यहाँ पर जो है इसको देखा जा रहा है और लखनऊ उत्तर प्रदेश से इसको जो है डेवलप किया गया है। 2025 जुलाई तक 30,000 कर्मियों की औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त इसके लिए कर चुके हैं। चलिए, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट डेटा, आप इसको इत्मीनान से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जीएस जीए विद संजय सर टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अदर बैचेस के लिए क्वेश्चन नंबर 7। अब इसरो की बात कर लेते हैं। इसरो का यहाँ पर क्या है? एक स्टेशन है, स्पेस स्टेशन इसको बोलते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, जहां पर डायरेक्टर चेंज हुए हैं। एस उन्नी कृष्णन नायर की जगह पर आर सुरेश ले रहे हैं। मतलब एस उन्नी कृष्णन नायर की जगह पर यहाँ पर आर सुरेश सर जो है वो यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं। रॉकेट टेक्नोलॉजी यहाँ पर 3 साल, 30 साल से ज्यादा का इनके पास में एक्सपीरियंस है और ये स्पेस स्टेशन है जहां पर आपको पता होगा विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, जहां से लॉन्च पैड लॉन्च किया जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि हमारे रॉकेट्स किस दिशा में उसको मनूवर किया जा रहा है, किस दिशा में, कहाँ पर वो जा रहे हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, कहाँ पर स्थित है ये? त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है ये। नए वीएसएससी डायरेक्टर 2025 में बनाए गए हैं, कौन? डॉक्टर आर सुरेश। किनको ये रिप्लेस करेंगे? एस उन्नी कृष्णन नायर को। हुम्बा, त्रिवेंद्रपुरम, केरला। मेजर प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली आने वाले हैं, जैसे कि आपका कौन कौन से हैं भैया? ल्यूपिक्स आने वाला है, ग्रीन प्रोपल्शन ट्रायल है, गगनयान वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? रिसेंटली निसार हम लोगों ने किया है, ठीक है? ब्लू बर्ड इस ईयर के एंड तक हम लोग करेंगे, ठीक है? नासा के साथ में मिलके, ठीक है? ध्यान रख लेना, नासा के साथ में मिलके। चलिए, नेक्स्ट अगली बात कर लेते हैं। पीएसएलवी, जीएसएलवी, आरएसएलवी, एसएसएलवी, नेक्स्ट जनरेशन जो आपके लॉन्च व्हीकल्स हैं। लॉन्च व्हीकल जो यहाँ पर रॉकेट लगता है ना, उनको यहाँ पर लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, जिसमें पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, इस तरीके से आपके रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है? यहाँ पर शॉर्ट लॉन्च व्हीकल आपको देखने को मिल रहा है, उसके नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल आपको देखने को मिल, इनको डेवलप करना प्राइमरी फोकस रहेगा इन फ्यूचर वीएसएससी का, ठीक है ना? गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2000 मिड ऑफ 2025 तक यहाँ पे भेजना था। अभी 2027 की डेट यहाँ पर जो है रोबस्टली यहाँ पर बढ़ गई है, 2027 हो गई है। उसके अलावा 2035 और 2040 जरा
कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, ये वो कौन सा ईयर है जहाँ पर एक कुछ अचीवमेंट्स यहाँ पर इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स के लिए रखी गई हैं, कि यहाँ पर हम लोग को यहाँ ये पहुँचना है, ठीक है? चलिए, ल्यूपेक्स यहाँ पे इसरो, जक्सा इसरो और जापान की लूनर लैंडर है, 2027 में यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। उसके अलावा बात करोगे तो इंडिया अचीवमेंट में अगर बात करोगे, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अचीवमेंट्स यहाँ पर इसरो ने किए हैं। स्पेशली अगर आप इसरो की ही बात कर लें, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ पहले थोड़ा-सा। इसरो इनको स्पार्क कहा जाता था 15 अगस्त 1969 1969 में ये बना था। करंटली हेडक्वार्टर इसका जो है वो बेंगलुरु में है, ठीक है? कर्नाटका में। अलग-अलग इसमें मिशंस हैं, फोकस करना है कि अचीवमेंट्स अगर बात करोगे तो 1975 में आर्यभट्ट पहली सैटेलाइट थी, और मॉम मार्स ऑर्बिट मिशन 2013 में 2013 में लॉन्च किया गया, 2014-15 में यहाँ पर कंप्लीट हुआ था, जो कि एक रिक्शा की भी कम कीमत में यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रिप को यहाँ पर जो है अचीवमेंट किया था। दूसरी बात, नेक्स्ट आने वाले भविष्य में अगर आप बात करंटली यहाँ पर बात करोगे तो चेयरपर्सन जो हैं वो जनवरी में बने हैं, वी नारायणन, ठीक है? वी नारायणन। और रिसेंटली अगर आप बात करोगे तो चंद्रयान चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, अचीवमेंट्स रही हैं इंडिया। और रिसेंटली अगर बात करोगे तो अभिषेक नहीं, शुभांशु शुभांशु शुक्ला सर जो हैं, वो 18 शुभांशु शुक्ला सर जो हैं, वो 18 दिन तक आईएसएस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह के आए हैं 18 दिन की यात्रा पर। और वो एक्सियोम मिशन पर, जो देखो एडिशनल नॉलेज है ना, वो बड़ी आपकी काम आने वाली है, ठीक है? एक्सियोम मिशन 4 यहाँ पर किया गया था, जिसमें आपको पता होगा कि 3 अ, 3 एस्ट्रोनॉट्स या गए थे, जिसमें अगर आप स्पेशली बात करो कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था जून 25 जून को यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था, ठीक है? क्रू मेंबर्स थे, अलग-अलग स्टेक होल्डर्स यहाँ पर आपने को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इन्होंने 18 दिन बिताए, और उसके बाद में देखो ये इसलिए जानकारी लेने गए थे, डेटा कलेक्ट करने गए थे, इन फ्यूचर वैल्यूएबल डेटा इसलिए क्योंकि आने वाले भविष्य में हम लोग गगनयान करेंगे, तो उसके लिए जो जो भी नीडफुल एक्सपेरिमेंट डेटा है, ठीक है, उस पे काम किया जाएगा। उसके अलावा 60 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इन्होंने वहाँ पर किए, खास करके फूड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड स्टेम सेल्स रिसर्च, और मूँग की दाल, मेथी, इसको यहाँ पर जो है फ्यूचर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज़ स्पेस में कैसे करी जा सकती है, उनके लिए यहाँ पर इन्होंने काम किया है। क्लियर है? और भविष्य में 10% हमारी जो है 2037 तक जीडीपी का 10% हम जो है यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। विज़न 2047 यही है हमारा। आई होप दिस वाज़ क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और इंजन्स डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे कि सीई-20 क्रायोजेनिक, ठीक है? एसई-120 सेमी क्रायोजेनिक ग्रीन propulsions, ठीक है? मेथेन्स, ये सारे अचीवमेंट यहाँ पर फंक्शंस किए हैं, इंडिया को बेनिफिट यहाँ पर किया है। नाविक सैटेलाइट्स, ठीक है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। शुक्रयान, मार्स ऑर्बिट मिशन, एस्टेरॉयड मैपिंग, फ्यूचर में ये सारे जो आपके प्रोजेक्ट होने वाले हैं। गगनयान, फर्स्ट मैन फ्लाइंड, ठीक है? इंडिया की होने वाली है इन फ्यूचर। अ, बैटल ऑफ कोलाचिन जुलाई नहीं होगा, यहाँ पे अगस्त होगा, ठीक है? मिसप्रिंटिंग हुआ है। तो अगस्त में यहाँ पर 1741 में कन्याकुमारी या तमिलनाडु जो प्रेजेंट डे है, वहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया के ट्रेवनकोर के महाराजा, जिनका नाम था 10 अगस्त 1741 को ये फाइट या ये बैटल हुई थी, ठीक है? मार्तंड वर्मा के बीच में। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए, फाइट के बारे में इतना ही है, ठीक है? 1700 कोस्टल, क्लियर। मराठा यहाँ पे मार्तंड वर्मा, जो कि 1729 से लेकर 1758 के बीच में किंगडम ऑफ त्रावणकोर के हेड थे, और फ्यूडल सिस्टम से यहाँ पर स्ट्रांगली मजबूत थे। उसके अलावा यहाँ से बहुत सारे डच कमर्शियल व्यापार होता है, जैसे कि खास करके ब्लैक पेपर, स्पाइसेस, कार्डेमम, ठीक है? मालाबार अपनी मोनोपोली चाहता था, कौन सा? वीओसी, वीओसी मतलब यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको यहाँ पर अल्टीमेटली हटाया गया था। क्लियर है? जो उनका सेंट्रलाइजेशन था उसको हटाया गया था अल्टीमेटली। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, सागर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स, ये इनिशिएटिव इंडिया के द्वारा 2030 तक के लिए लिया गया है, कि हम यहाँ पर सभी समुद्र के क्षेत्र, साथ-साथ में जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनकी समुद्री ज़रूरतों और उनके जो सॉवरेनिटी है, उसका हम लोग जो है संप्रभुता है, समुद्री संप्रभुता, उनका ख्याल रखें। ठीक है? ये अगेंस्ट लॉन्च किया गया था चाइना, जो कि डेवलप कर चुका है बहुत सारे ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन से बात कर लेते हैं यहाँ पे। इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड कर चुकी है 2025 में बजटरी एलोकेशन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 6,520 करोड़ रुपए, 6,520 करोड़ रुपए सिग्निफिकेंट पॉलिसी यहाँ पर लाई गई है। क्यों लाई गई है?
कृषि सिंचाई योजना, ऑब्वियस सी बात है, वाटर यूज इफिशिएंसी, मतलब जो सिंचाई है, इरिगेशन, उसको उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। ये एक सेंट्रलाइज्ड फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम है, ठीक है? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और एक होती है यहाँ पे, ठीक है? चलिए, एम्ड एट द इंक्रीजिंग टू कल्टिवेबल एरियाज इरिगेशन, प्रमोट करना वाटर कंजर्वेशन को, ड्रिप इरिगेशन को और फार्म इनकम्स को इंक्लूड करना, बढ़ाना। क्योंकि आने वाले भविष्य में जिस हिसाब से पानी का यूज और खास करके ट्यूबवेल्स के थ्रू ग्राउंड वाटर लेवल के नीचे से जाके पानी निकाला जा रहा है, तो धीरे-धीरे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, मतलब ग्राउंड वाटर धीरे-धीरे नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ एडवांस प्रैक्टिसेस इरिगेशन में आए। ऐसी प्रैक्टिस आए जिसमें हम कम पानी यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यील्ड बना सकें। तो टोटल अप्रूव किया है कैबिनेट ने कितना? 6,520 करोड़ रुपए, 6,520 करोड़ रुपए इस स्कीम के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। तो अब ये है, अब इसके अंदर बात करोगे तो प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के तहत अल्टीमेटली टोटल तो यहाँ पे बात करी गई है, अतिरिक्त यहाँ पर ये दिए जाएँगे। चलिए, ये है डिटेल, इसको आप पॉज़ करके इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कृषि सिंचाई योजना का? हर खेत को पानी, वाटर टू एवरी फील्ड, ठीक है? सभी इरिगेशन जो गैप्स हैं उनको यहाँ पर मिटाया जाए और हर जगह पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है? माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया जाए, ड्रिप इरिगेशन पे फोकस किया जाए, वाटरशेड डेवलप करना, सॉइल मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन पे फोकस करना, ताकि रेन फेड एरिया में यहाँ पर रेन का कंजर्वेशन किया जा सके। करंटली 48.5% इंडियन नेट जो एरिया है वो इरिगेशन में यहाँ पर है। लिमिटेड प्रोडक्टिविटी हो रही है, इसकी वजह से फार्म इनकम भी यहाँ पर लिमिटेड है, ठीक है? टारगेट इंडिया का है इसको यहाँ पर जो है बढ़ाया जाए। अल्टीमेटली अगर आप बात देखोगे तो 50% के आसपास वर्क फोर्स एग्रीकल्चर में यहाँ पर जाती है। उसके अलावा 15%, 16% है, 15% जीडीपी आउटपुट है, ठीक है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो 50% लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, लेकिन 15% ही यहाँ पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, इंडिया की जीडीपी में। इसी को बढ़ाने की यहाँ पर सब फार्मर इनकम को डबल करने की बात 2023 तक हुई थी। अभी उसमें बीच में कोविड आ गया। चलिए, बजट एलोकेशन यहाँ पर जो है 6,220 करोड़ का यहाँ पर ऑलरेडी किया जा चुका है, ठीक है? अब नाबार्ड के थ्रू सेंट्रल डेट इस तरह कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 93,000 करोड़ रुपीस 2022 से 26 के बीच में दिए जाएंगे, ठीक है? इसमें अप्रोक्सीमेटली नाबार्ड लेट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 20,423, ठीक है? 20,434 करोड़ रुपए यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें सेंट्रल डायरेक्टली जो प्रोवाइड करेगा वो प्रोवाइड करेगा आपका कितना? 37,454 करोड़, 37,454 करोड़। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए अगली बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या-क्या डेवलप किए जाएँगे इसमें? एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, माइक्रो इरिगेशन डेवलप किया जाएगा, मतलब जो इरिगेशन के अलग-अलग नए एडवांस मेथड्स हैं, उनको यहाँ पर लाया जाएगा, वाटरशेड डेवलप किया जाएगा, ठीक है? एडवांस स्ट्रक्चर्स डेवलप किए जाएँगे। जैसे यहाँ पर बात करी जाए, एनहांसमेंट क्या किया जा रहा है, जैसे कि ठीक है, डैम डेवलप किया जा रहा है उत्तराखंड के क्षेत्र में, ठीक है? स्प्रिंकलर्स लाए जा रहे हैं, स्प्रेडशेड ड्रिप इरिगेशन, मतलब बूँद-बूँद करके पानी गिरता रहे, एकदम से पानी ना जाए। स्प्रिंकलर्स इरिगेशन डेवलप किए जा रहे हैं, वाटर, ताकि पानी कम लगे लेकिन जितना पानी चाहिए उतना पानी यूटिलाइज़ किया जा सके, ओवर फ्लडिंग ना हो सके पानी का। ड्रॉट प्रोन एरिया जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान पे ज़्यादा क्रिटिकल फोकस किया जा रहा है। 50% हेक्टेयर ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर यहाँ पर वाटर को क्या है कंज़र्व किया जा सके। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ठीक है? अगली यहाँ पर बात करें, 1 करोड़ फार्मर्स को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो एफिशिएंट तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें, ठीक है? ये सारी बातें यहाँ पर करी गई हैं। खास करके अगर बात करोगे तो 20 से 30% हायर यील्ड यहाँ पर दिया जाए। 109 इस बार के बजट में सरकार के द्वारा 109 तरह के अलग-अलग यहाँ पर क्रॉप, हाई यील्ड क्रॉप को आइडेंटिफाई किया गया है। आने वाले भविष्य में आपको ये देखने को मिलेगा कि फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस वाली क्रॉप और फार्मर लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए इस तरह की क्रॉप्स का यूज़ किया जाए, ताकि मान लीजिए ड्रॉट वाला एरिया है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, उसमें भी इस तरह के बीजों का यूज़ किया जाएगा, चाहे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उसको डेवलप किया जाए, ठीक है? ताकि वो उस तरह के हार्श क्लाइमेट में भी उग सके। बुंदेलखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है, उसके अलावा चैलेंजेस क्या है? डिले करना, फंड का यूटिलाइज़ेशन धीरे-धीरे होता है, बॉटलनेक सारी चीज़ें आपको, उसके अलावा कोऑर्डिनेशन कम देखने को मिलता है, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पर जो है कम देखने को मिलती है। लोकल बॉडी फार्मर्स कलेक्ट मैनेजमेंट, चलिए, तो यहाँ पर एक एक आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशन देखने को मिला, जिसको बोलते हैं हम लोग नाबार्ड, ठीक है? क्या बोलते हैं? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको बनाया गया, इसका पहले तो एक्ट जान लेते हैं। इसका एक्ट आया था 1981 में, इसको बनाया गया था 1982 में, बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद में, ठीक है? और अगर बात करोगे तो मुंबई में इसका जो है करंटली हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ
AIFI, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें अगर बात कर ली जाए तो आपके पास में यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको नाबार्ड देखने को मिलेगा, इसके अलावा एक्जिम देखने को मिलेगा, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक के अलावा सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ में आपको नैबफिड देखने को मिलेगा, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये 5 आपको एरियाज आपको देखने को मिलेंगे। ग्राफिक आर्ट कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद में इसको जो है लाया गया था। चलिए यही बातें कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये है आपका आप इत्मीनान से इसको एज अ प्रीलिम्स फैक्ट के रूप में, ठीक है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी सारी स्लाइड्स आपको जीएस जीए विद संजय सर टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। जीएस जीए विद संजय सर। चलिए अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे और वीक यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है 1 तारीख से लेकर 7 अगस्त के बीच में हर साल। इसको हेल्थी कैंपेन के रूप में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 में, वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन के तहत डब्ल्यूएचओ के साथ में मिलकर यूनिसेफ। ठीक है, अब अल्टीमेटली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो मदर का फर्स्ट डे का मिल्क होता है उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में 6 मंथ तक, उसके बाद 2 साल तक जो मदर मिल्क होता है उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स आपको खास करके प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और ऐसे एंटीबायोटिक्स देखने को मिलते हैं जो न्यूबॉर्न्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, उनकी सेहत के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो इस बार की थीम क्या है, इस बार की थीम यहाँ पर अगर आप बात देखोगे, प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम। तो ये आपके सामने देखने को मिल रहा है डिटेल, जिसमें अगर बात करोगे तो कंपोजिशन में 87% तो वाटर ही होता है, इसलिए आप देखोगे 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग है, बच्चे को मदर मिल्क पे ही फोकस किया जाता है, माँ के दूध पे ही पे फोकस किया जाता है, उनको वही दिया जाए। 7% कार्बोहाइड्रेट, 4% लिपिड, 1% प्रोटीन एंड माइक्रो आपको देखने को मिलता है। हर साल अप्रोक्सीमेटली 8,20,000 बच्चों की ईच ईयर डेथ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अगर हम ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग से यहाँ पर हम जो है हर साल प्रिवेंट कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर हम लोग बचा सकते हैं। क्लियर है। 6 मंथ की अगर बात करी जाए तो 65% ही ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग होती है। पहले आवर का जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इंडिया में सिर्फ 46% ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, हनी भी चटा देते हैं बहुत सारी जगहों पर, जो कि गलत है पूरी तरीके से। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, पहला जो मिल्क होता है वो देना बहुत जरूरी होता है। चलिए अगली बात करते हैं। सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट का पार्ट है इंडिया की तरफ से पोषण अभियान, आशा वर्कर, ठीक है, आंगनबाड़ी वर्कर्स, इन सबको यहाँ पर लाया गया। चलिए देख लेते हैं जरा। ये मैं बात कर चुका हूँ, 87% वाटर होता है, 7% कार्बोहाइड्रेट, 4% फैट, 1% प्रोटीन एंड अदर थिंग्स लाइक मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जो कि बोन हेल्थ डेवलप करने के लिए, ब्रेन डेवलप करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन से डिजीजेस से ये प्रिवेंट करता है इन्फेंट्स को, नवजात शिशु को बात कर ली जाए तो रेस्पिरेटरी इलनेस जैसे ब्रोंकस से रिलेटेड जो आपको लंग से रिलेटेड चीजें हो जाती हैं। उसके अलावा ओटिसिस मीडिया, डायरिया, ठीक है, नेक्रोटिसिस, उसके अलावा पेट्रिन बेबीज, ओबेसिटीज, मोटापा भी देखने को मिलता है कई बच्चों में। इवन दो डायबिटीज टाइप 1 भी आपको देखने को मिलता है कई बच्चों में, जिनमें मदर यहाँ पर माँ का दूध नहीं मिल पाता है। ग्लोबल हेल्थ गेन में यहाँ पर मैंने बताया कि इतने लोगों को हम सेव कर सकते हैं पर हर साल, और 13% जो डेथ होती है विश्व भर में उसको हम लोग यहाँ पर बचा सकते हैं। तो डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ क्या रिकमेंड करता है भाई, पहला 6 महीने तो ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर उसको 2 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंपलसरी कॉम्प्लीमेंट्री फूड के साथ साथ में। साथ साथ में अगर यहाँ बात करें, जब पहला जो फर्स्ट आवर का जो मिल्क दिया जाता है उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं, जो कि वाइटल इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। उसके अलावा लीगल अगर बात करोगे तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में यहाँ पर कहा गया है कि 26 वीक का यहाँ पर पेड लीव्स मिलता है। मैंडेटरी वर्क फोर्स यहाँ पर जो है, जहाँ पर 50 लोगों से अधिक है वहां पर ये वर्क फोर्स के अंदर आपको डेफिनेटली देखने को मैटरनिटी बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। इंडिया में यहाँ पर बात करोगे तो 46% ब्रेस्ट फीड फर्स्ट विद इन आवर हो पाता है, बाकी तो सब नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये सारी सारी चीजें। पोषण अभियान सरकार के द्वारा बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स इनिशिएटिव्स के तहत लाए गए हैं। आशा आंगनवाड़ियों जो सिस्टर्स होती हैं उनको भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, कि जो लैकुना है, जो गलत जानकारी है सोसाइटी के अंदर, उसको यहाँ पर जो है कम किया जा सके। तो ये सारी सारी बातें मैंने आपको बता दी थी, मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर लिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, 3, 5 और 12 का ये पार्ट हो जाता है। करंट डेटा में बात करोगे तो अंडर 5 इन्फेक्ट्स मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, माउंटेन क्लाइंबिंग डे हर 1 अगस्त को हम लोग यहाँ पर मनाते हैं। और कब से मना रहे हैं, आफ्टर बेबी मैथ्यू जॉस
मेंटेन कंप्लीट किया था 46 हाई पीक माउंटेन की 1 अगस्त 2015 को, तब से यहाँ पर मनाया जा रहा है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। माउंटेन 22% अर्थ सरफेस को यहाँ पर कवर करता है। फ्रेश वाटर आपको 60 से 80% देखने को मिलता है। फिजिकल हेल्थ बेनिफिट है, वो जो लोग क्लाइंब करते हैं ऑब्वियस सी बात है, बट ये भी देखना पड़ता है कि उनकी हेल्थ कितनी बेटर है, क्योंकि जो एयर है वो थिन हो जाती है, वहां पर एयर पतली हो जाती है, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो कम ऑक्सीजन की वजह से फेंट कर जाते हैं, मुसीबत में भी आ जाते हैं, ठीक है। बट ऐसा कहा जाता है कि भाई इसके बेनिफिट भी है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट है, स्ट्रेंथ मजबूत होती है, बैलेंस आता है, और एक्रोबेटिक यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ती है, मेंटल साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट लोगों का होता है। लोग एक तरीके से चैलेंज की तरह लेते हैं उसको, स्पिरिट एंड एडवेंचर के रूप में भी उसको लिया जाता है। अपनी लिमिट क्रॉस करना है भैया, उस और ज्यादा क्लोजर महसूस करते हैं नेचर के साथ में, ठीक है। तो ये प्रैक्टिसेस आपको 1 अगस्त 2015 से आपको देखने को मिल रही है। इंडियन इनसाइट्स की बात करी जाए तो बचेंद्री पाल, ठीक है, वाज द फर्स्ट वुमन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बात हुई तो अरुणिमा सिन्हा जो फर्स्ट एम्प्यूटी थी, ठीक है। एम्प्यूटी मतलब यहाँ पर पहली यहाँ पर दिव्यांग, ठीक है, पर्सन जो समिट पे चढ़ी। रिसेंटली आपको ध्यान होगा, ठीक है, एक यंगेस्ट भी हुए हैं, जो मैंने इसके पहले के वीडियो में जो मई में मैंने रिलीज किया था उसमें आपको बताया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। अभी रेगुलर आना शुरू हो जाएंगे सारी वीडियोस। तो यहाँ पर बात करी जाए इंडियन सोशियो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया की अगर ज्योग्राफी की आप बात करें तो इस प्रकार से आपको जो है एरिया देखने को मिलता है इंडिया का, इस तरीके से ये जो एरिया है हमारा प्यारा भारत, और इस तरीके से ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन आपको देखने को, इस क्षेत्र में पूरा जो है आपको हिमालय, ट्रांस हिमालय और मिडिल ग्रेट हिमालय देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए, ये सारी बातें, ग्लेशियर हैं, डिफॉरेस्टेशन है, टूरिज्म है, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, ये सारे आइकन्स रह चुके हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। थोड़ा सा और समिट डेटा पे देख ले जरा। एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के पर्सन थे। तेनजिंग नार्गे इंडियन नेपाली पर्सन शेरपा थे, जिन्होंने सबसे पहली बार 1953 में एवरेस्ट को यहाँ पर, समिट को यहाँ पर चढ़ा था। उसके अलावा अवतार सिंह चीमा सर, जो पहले इंडियन पर्सन थे 1965 में, जिन्होंने यहाँ पर एक्सपेडाइट किया था, मतलब सक्सेसफुली यहाँ पर जो है एवरेस्ट को फतह किया था। उसके अलावा बात करोगे अभी तक दिसंबर 2024 तक 7,000 लोग, 7,124 लोग यहाँ पर चढ़ चुके हैं। इस तरीके से 2025 में सीजन में अगर बात करोगे तो इतने समिट्स हो चुके हैं, टोटल इतने समिट्स जो है सपोर्ट किए जाते हैं। टोटल फाइनेंसेस अगर बात करोगे तो बहुत महंगा है, सस्ता नहीं है भाई, ठीक है। $35,000, समझ रहे हो, $1,00,000 के आसपास यहाँ पर आपको देने पड़ते हैं। बहुत सारे अलग अलग रूट है, नेपाली रूट आपको देखने को मिलता है, चाइनीज रूट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके से बेस कैंप है नेपाल पे, आपको बेस कैंप देखने को मिलेगा, ठीक है, कुंभू वैली के पास में। उसके तिब्बत में आपको जो है रोंगबो ग्लेशियर है, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए लंग कैंसर की बात कर लेते हैं। 1 अगस्त को लंग कैंसर डे के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ पर अवेयरनेस फैलाना, हाईएस्ट अवेयरनेस अबाउट लंग कैंसर, मैसिव हेल्थ बर्डन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, अर्ली डिटेक्शन चैंपियन, डायग्नोस करना। और वर्ल्ड वाइड अगर कैंसर रिलेटेड बात करी जाए तो 1.8 मिलियन डेथ, मतलब 20% जो कैंसर मोर्टेलिटी जिससे हो रही है, मतलब 20% टोटल 100 लोग अगर कैंसर से जिनकी डेथ हो रही है 100 लोगों में, उसमें से 20 लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लंग कैंसर से यहाँ पर देखने को मिला। इसकी थीम इस बार क्या है भैया? ब्रेकिंग बैरियर्स, चैंपियनिंग अर्ली डिटेक्शन, इक्वल केयर। तो लंग कैंसर अल्टीमेटली क्या है? पब्लिक हेल्थ चैलेंज भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, वहां पर तो एक लेक्यूना ही एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो है तंबाकू एक बड़े रूप में, टोबैको जो है एक बड़े रूप में यहाँ पर सेवन करी जाती है, और इस टोबैको से आपको पता होगा, ठीक है, इसको च्यूव भी किया जाता है, ठीक है, इसको स्मोक में, स्मोकिंग के रूप में भी यूज किया जाता है, सिगरेट, सिगार्स, बीडीज के रूप में। उसके अलावा जो टोबैको होता है उसको आप एक तरीके से बहुत सारा पाउडर जो होता है वो बहुत जो रूरल एरिया है वहाँ पर जर्दे के रूप में भी यूज किया जाता है। तो ये एक प्रैक्टिस यहाँ पर इंडिया में आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पर मे में टोबैको डे पड़ता है। कौन सा डे होता है वो? कौन सा दिन होता है बताइए जरा। इसके अलावा बात करी जाए तो लंग कैंसर मैंने यहाँ पर बताया, वर्ल्ड वाइड केसेस आपको देखने को मिलते हैं, और रिस्क फैक्टर ऑब्वियसली बात है, टोबैको स्मोकिंग सबसे बड़ा है, सेकंड एक्सपोजर है, ठीक है, 87% केसेस यहाँ पर है। एयर पोल्यूशन, रेडॉन, एस्बेस्टस, जो आप देखते होंगे कटिंग ऑफ स्टोन्स होती हैं, ठीक है, स्टोन्स की कटिंग होती है, पत्थरों की कटिंग होती है, ठीक है, इन सब की वजह से भी, ठीक है, रेडिएशंस, फैमिली हिस्ट्री, ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। उसके अलावा इस बार के क्लिनिकल चैलेंजेस भी इंडिया में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कफ, चेस्ट पेन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। लेट डायग्नोस की वजह से क्या होता है? सर्वाइवल आउटकम बहुत कम हो जाता है, मतलब सर्वाइवल बहुत कम ही यहाँ पर जो है बच पाता है लोगों का। आई होप दिस बी क्लियर। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे, अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। लो डोज स्क्रीनिंग, सीटी स्कैन, ठीक है, यूनिवर्सल
एक्सेस ऑफ डायग्नोसिस लाइक सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में सिनेरियो और ट्रेंड अगर देखोगे, तो हर साल 1,11,000 लोग जो है यहाँ पर डायग्नोस किए जाते हैं, जिसमें मेन, वुमेन, यंग एडल्ट्स, खास करके अर्बन सिटीज लाइक दिल्ली एनसीआर, यहाँ पर तो सीवियर एयर पॉल्यूशन और पार्टिकुलेटेड मैटर्स 2.5 का ज़्यादा एक्सपोज़र है, इसकी वजह से भी यहाँ पर इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। कैंसर कंट्रोल सिस्टम डेवलपमेंट यहाँ पर किया हुआ है, नेशनल कैंसर डिपार्टमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। टोबैको कंट्रोल एक्ट के तहत भी यहाँ पर पब्लिक अवेयरनेस लाई गई है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑलवेज सेल्फ इंस्पेक्टेड, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर बैरियर लगाना पड़ता है इंसान को भाई कि स्मोकिंग और इस तरह से चीज़ों को अवॉइड किया जाए एज़ मच एज़ पॉसिबल, ठीक है? तो ये है सारी चीज़ें, इसको आप देख सकते हैं। थीम और ये सारे की फैक्ट जो हैं, ये सारे आपको प्री में काम आने वाले फैक्ट हैं, एग्ज़ाम में काम आने वाले फैक्ट हैं, ठीक है? डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल आपको ऊपर मिल जा रही है, ये आपको की फैक्ट देखने को मिल जाए। उसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 तारीख को ही मनाया जाता है, 1 अगस्त को ही। 1 जुलाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ध्यान रख लेना। तो टिम बैरन-ली 1989 के बाद रिवॉल्यूशनाइज़ हो गया वर्ल्ड वाइड डे। दूसरी बात अगर यहाँ पर अपन जाने, तो इस बार की थीम यहाँ पर है एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव एंड सेफ एंड ओपन वेब, ठीक है? तो ये किस तरीके से डिफाइन होता है अगर बात करोगे वर्ल्ड वेब डे, इस बार की थीम क्या है? एम्पावरिंग द फ्यूचर एंड बिल्डिंग इंक्लूसिव, सेफ एंड ओपन वेब। इन्वेंटर कौन थे? सर टिम बर्नर्स-ली, सर्न से थे, स्विट्जरलैंड में 1989 में इसको पहली बार उन्होंने बनाया था, जो कि लाइव आए थे 1991 में। टूल जैसे कि एचटीटीपी, एचटीएमएल और यूआरएल, ठीक है? इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर इनोवेशन को यहाँ पर डेवलप किया गया था। पर्पस अल्टीमेटली क्या होता है इस बार का भैया? डिजिटल लिटरेसी ज़्यादा बढ़े लोगों में, ज़्यादा लोग यहाँ पर चैलेंजेज़ करंट टाइम में देखोगे तो बहुत सारे हैं, जैसे ऑनलाइन पायरेसी होती है, साइबर सिक्योरिटी होती है, डिजिटल डिवाइड है। बहुत सारे लोगों को के पास में राइट नाउ इंडिया में भी अगर आप देखोगे, काफ़ी हद तक डिजिटल इंडिया के बाद में चीज़ें बढ़ी हैं, लेकिन डिजिटल लिटरेसी बहुत कम आपको देखने को मिलती है। ग्लोबली अगर देखोगे तो 68% पॉपुलेशन जो है वही अभी जो है ऑनलाइन है या इस तरह के इंटरनेट को यूज़ कर रही है। कोर बेनिफिट क्या है? डेमोक्रेटाइज़ कर दिया नॉलेज को, सभी के हाथ में नॉलेज है अभी की डेट में, बट ज़्यादा भी है ज़्यादा भी हो गई है। इनोवेटिव एक्सेलरेटर, जो अभी देखो पहले क्या होता था, जैसे वर्ल्ड अलग-अलग तरह से, नॉर्थ अगर देखोगे तो यूएसए में जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं या यूरोप में हो रही हैं, वो ग्लोबल साउथ तक पहुँचने में, लाइक अफ्रीका, इंडिया, मिडल इनकम कंट्रीज़ या लो इनकम कंट्रीज़ जो थी, जैसे इंडिया, चाइना, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़, यहाँ तक पहुँचने में साल लग जाते थे। अभी क्या है, कोई भी चीज़ जहाँ पूरे विश्व भर में डेवलप हो रही है, उसकी न्यूज़ तुरंत आ जा रही है, उसके चैलेंजेस तुरंत पता लग जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनोवेशन, एक्सेलरेशन, क्राउड फंडिंग, ओपन साइंस और डिजिटल साइंस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इस बार की थीम आपकी ये है, ये आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। इनोवेशन किस क्षेत्र में? एआई, अभी फ्रांस में समिट भी हुआ था, रिसेंटली चाइना में भी समिट हुआ है, ठीक है? ब्लॉकचेन, वेब 3, ये सारी बातें करी गई हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये समावेश, सुरक्षा, खुलापन, ये सारी बातें, ठीक है? यहाँ पे रखी गई हैं, फिनांस को आप पढ़ सकते हैं। चलिए, ये आपके सामने थीम है। 1 अगस्त वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे, एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग इनोवेटिव, सेफ एंड ओपन वेब। चलिए, लॉर्ड मेघंत जगदीश चंद्र देसाई, इनका रिसेंटली यहाँ पर डेथ हुआ है, जो इंडियन बॉर्न ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे और यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यहाँ पर ये मेंबर भी थे। जैसे देखो, इंडियन पार्लियामेंट है, इसमें 2 हाउस आपको देखने को मिलता है। एक होता है अपर हाउस, ठीक है, जिसको हम लोग राज्यसभा बोलते हैं। एक होता है यहाँ पे लोअर हाउस, जिसको हम लोग यहाँ पर लोकसभा बोलते हैं। वैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट जो होती है, वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब राज्यसभा, ठीक है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसको हम लोकसभा बोलते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। पद्म अवार्डी भी हैं। कब इनको अवार्ड दिया गया? 2008 में दिया गया इनको अवार्ड, ठीक है? तो क्या है इनके बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। एमए मुंबई यूनिवर्सिटी से, पीएचडी यहाँ पर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से, यहाँ पर क्या है, करियर में एलएससी में प्रोफेसर रह चुके हैं। उसके अलावा 25 से ज़्यादा बुक, 200 से ज़्यादा आर्टिकल, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर रखे हैं। पॉलिटिकल करियर भी इनका रहा है। हाउस ऑफ लॉर्ड में 1991 से 2025 तक थे, लेबर पार्टी से, फिर बाद में इंडिपेंडेंट हो गए। पद्म भूषण यहाँ पर इनको से नवाजा गया 2008 में, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। और इंडिया और यूके के रिलेशंस को डेवलप करना, इकोनॉमी में, ग्लोबल गवर्नेंस में, इसको डेवलप करना इनका बहुत बड़ा एक रोल रहा है। लेगेसी है इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, ब्राइट एकेडमिक्स, ये सारी इनके हैं। डेथ कहाँ हुई? गुरुग्राम में इनकी डेथ हुई है। बड़ौदा में जन्म हुआ था, गुजरात में,
1940 में। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 1965 में इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स में डिग्री प्राप्त करी। उसके अलावा ये सारे आर्टिकल, ठीक है, बुक्स, मेन थीम यहाँ पर है। लेबर पार्टी को जॉइन किया, उसके बाद इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेंबर भी रहे। पद्म भूषण 2008 में इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पब्लिक अफेयर्स में यहाँ पर प्रोवाइड करा गया है। लेगेसी बहुत सारी रही है। मार्क्सियन इकोनॉमिक थ्योरी 1973 में इन्होंने दिया। री डिक्शनरी ऑफ इंडिया बुक्स के कुछ इनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल या इनके कुछ वर्क के नाम है यहाँ पे। रीथिंकिंग इस्लामिक्स 2006 में। चलिए बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं इत्मीनान से। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया सस्टेनेबल एनर्जी के ट्रांजिशन में एक बड़ा लीप यहाँ पर ले रहा है, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर बिल्ड कर लिया है इंडिजिनियसली, मतलब खुद की हेल्प से 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट। ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट कहाँ पर? कांडला में। कहाँ पर? कांडला में, ठीक है, कांडला में डेवलप कर लिया है, जो कि गुजरात में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे भी मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है, और जो टोटल पोर्ट्स हैं इन इंडिया उन पे बात करूंगा, टोटल इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो भी हैं। तो कितने मेगावाट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? 140 मेगावाट का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्या डेवलप किया है पहला इंडिया का ग्रीन? मेजर तो वैसे तो 13 पोर्ट है, ठीक है, अभी बात करूंगा। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटीज डेवलप करी गई हैं, जिसमें 140 मेगा टन एक साल में यहाँ पर कैपेसिटी डेवलप की जा रही है, और 1 मेगा टन वॉट यहाँ पर अपकमिंग आने वाले फ्यूचर में मॉड्यूल में डेवलप किया जाएगा। कहाँ पर? ठीक है, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला, गुजरात, ठीक है। चलिए, सर्बानंद सोनोवाल सर ने इनको जो है लॉन्च किया है। एल के द्वारा इसको बनाया गया है। 1 जुलाई को, सॉरी 31 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था, और नेट जीरो कार्बन एमिशन में हमको ये हेल्प करेगा, ठीक है। और किस फ्रेमवर्क के अंदर बनाया गया है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के तहत यहाँ पर बनाया गया। ये आपके सामने है, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल सर, ये डेवलप किया जा रहा है। तो ये एक शॉर्टकट में आपके सामने सारी न्यूज है। चलिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में इसको समझ लेते हैं। गुजरात में उसके अलावा शिपिंग पोर्ट मिनिस्टर जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल सर, उन्होंने यहाँ पे इसको यहाँ पर किया गया है। किसके सपोर्ट से बना है? एल के सपोर्ट से बना है। 140 ग्रीन 140 मेट्रिक टन, ठीक है ना, हर साल ये बनाएगा, और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में हमको हेल्प करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर डीकार्बनाइजेशन कर रहे हैं, कार्बन को कम से कम यूज करना, जितना कार्बन यूज कर रहे हैं उसके यहाँ अल्टरनेटिव्स बनाना, ठीक है, एनर्जी के लिए। मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 के लेवल पे यहाँ पर बात करी जा रही है, ठीक है। चलिए, कहाँ पर डेवलप किया गया? ये सारी सारे स्टेक होल्डर्स मैंने यहाँ पर नाम आपको बता दिए हैं कि अच्छा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। 19,744 करोड़ रुपए, ठीक है। 5 मेट्रिक टन 5 मिलियन मेट्रिक टन तक यहाँ पर हमको ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी प्रोड्यूस करनी है 2030 तक, जिसको हम लोग प्रोड्यूस भी करें, यूटिलाइज भी करें, इवन दो एक्सपोर्ट भी करें, बाहर बेचेंगे मेक इन इंडिया के तहत। तो ये सारी बातें इंडिया के अंदर अगर आप पोर्ट की बात कर रहे हो तो टोटल इंपॉर्टेंट 13 पोर्ट है, जिसमें अगर आप बात करोगे मेजरली, वैसे तो बहुत सारे हैं, 200 के आसपास आपको पोर्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, बड़े पोर्ट, छोटे पोर्ट आपको मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है, टोटल 13 है। सो नेक्स्ट, जैसे मुंबई पोर्ट है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपको मुंबई पोर्ट देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। फिर इस तरफ आपको तमिलनाडु में यहाँ पे चेन्नई पोर्ट, दैट आफ्टर यहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट बल्क कार्गो के लिए, ठीक है। कोलकाता पोर्ट है, कोची पोर्ट है, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कोची केरला। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो सस्टेनेबिलिटी, ये सारी बातें हो रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल, ठीक है, इसने पार्टनरशिप किया गया है ICAR के थ्रू, और लॉन्च किया है AI कंटेंट स्पेसिफिक एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज 2025 के लिए। अब ये है क्या चीज? अल्टीमेटली इसके थ्रू इंटेलिजेंट सिस्टम एडवाइजरी टूल बनाया गया है, ताकि इससे पर्सनलाइज्ड हाइपर लोकल क्लाइमेट को यहाँ पर स्मॉल फार्मर्स को बताया कि भाई क्लाइमेट कैसा है सेमी एरिड रीजन में, जो शुष्क इलाका है वहां पर क्लाइमेट कितने तरीके से चेंज होगा, कब चेंज होगा, ब्रॉडर क्लाइमेट एडेप्टेशन जो भी है उसको जल्दी जल्दी एडेप्ट किया जाएगा। क्या बनाया गया है? आई सेट, ठीक है, इंटेलिजेंट सिस्टम एडवाइजरी टूल। अगली यहाँ पर बात करते हैं, तो रियल टाइम डिलीवरी, एक्शनेबल क्लाइमेट, वेदर का एडवाइस करना, मौसम कैसा है, किस तरीके से स्मॉल होल्डर्स और क्रॉप प्लान कैसे कर सकते हैं, अगले 3 महीने में या अगले 2 महीने में मौसम कैसा रहने वाला है, उसको पूरी तरीके से प्रिडिक्ट करके यहाँ पर इरिगेशन का पैटर्न कैसे रख सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पर AI मशीन लर्निंग ड्रिवन के थ्रू यहाँ पर बताई जाएगी, ताकि कॉम्प्लेक्स डेटा को यूजर फ्रेंडली तरीके से आसान भाषा में जो है, अलग अलग भाषाओं में, लोकल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके आसान भाषा में यहाँ पर इसको बताया सके, ताकि एक तरीके से व्हाट्सएप बॉट भी डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, तो उसका एग्रो मेट्रोलॉजिकल फील्ड यूनिट के साथ में मिलकर इसको डेवलप किया जा रहा है, और आने वाले भविष्य में इसको सपोर्ट मिलेगा किससे?
मॉनसून मिशन 3 के तहत ये आपके सामने रियल टाइम एआई पावर पर्सनलाइज्ड क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विसेज आई सेट। आई होप दिस वाज क्लियर। हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया था। कौन कौन से भाई यहाँ पर पार्टनर हैं? आईआईटी, डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी, आईआईटी रोपर, ठीक है, ये सारे इसको पार्टनर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईआईटी रोपड़ और आपका आईएसआई, सीआईएस और आईआईएससी बेंगलुरु भी आपको देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करेगा। क्लियर? ये सारी बातें आपके सामने है। मौसम जीपीटी तक भी यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में आपको जो है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी। आई होप यू एंजॉय द क्लास। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी और भी वीडियोस यहाँ पर आती रहेंगी। आई होप यू एंजॉय द क्लास। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।